तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 इनकम टैक्स एक्ट में हमको क्या बताता है, हमको एचपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट देता है। पूरे इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास ओनली दो ही फॉर्मेट है जो कि दो हेड्स में अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि पहला है हमारा कैपिटल गेन, दूसरा है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। अब पूरे इनकम टैक्स एक्ट में हमको सिर्फ दो ही हेड में हमको इनकम टैक्स एक्ट के फॉर्मेट दिए हैं। पहला है कैपिटल गेन और दूसरा है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो हम देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मेट है एंड जो कैपिटल गेन का फॉर्मेट है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या फॉर्मेट है जिससे कि हम उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकें और जो भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हुई है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इनकम टैक्स का एक्ट का सेक्शन नंबर 23 है वो हमको ये बताता है कि आप किसी भी हाउस की एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट ने फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले निकालो जीएबी में से माइनस करो म्यूनिसिपल टैक्स, देन आपके पास आएगा एनएवी यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से फिर आप सेक्शन 24 की डायरेक्शन माइनस करो जो कि है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। इसको जब आप सारी एडिशन कर लेते हो देन आपके पास वो आती है क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकाल सकते हो। अब आइए हम एक एक करके धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब जीएवी का मतलब क्या होता है, हायर ऑफ आरईआर और एआरआर। आरईआर और एआरआर का मतलब क्या होता है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि आरईआर और एआरआर क्या होता है। ठीक है, आरईआर की फुल फॉर्म होती है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी आपने किसी भी बंदे को रेंट पे दी है उससे रीजनेबली कितना रेंट कलेक्ट किया जा सकता है। लेट से 10,000, 12,000, 15,000, तो उससे मोटे मोटे तौर पे कितना रेंट जो है कलेक्ट किया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा। एआरआर होता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब कि अगर मान लो कि हमने किसी भी प्रॉपर्टी को 10,000 रुपये किराए पे किसी बंदे को दिया है और अगर हमने उसको 10 महीने के लिए उसको किराए पे दिया है तो यानी कि हमको जो रेंट रिसीव होगा वो 1,20,000 रुपये रिसीव होगा। यानी कि एक्चुअली में जो हमें उस बंदे से यानी कि टेनेंट से जो भी हमको किराया रिसीव हुआ उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। ठीक है, तब समझते हैं आरईआर क्या होता है और एआरआर क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि आरईआर की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, एआरआर की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है। अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आरईआर में हम देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू जो हमारा होता है ये हमारे जब हमारा हाउस टैक्स होता है उसमें हमारी हाउस टैक्स की जो रिसिप्ट होती है उसमें हमारी म्युनिसिपल वैल्यू गिवन होती है कि आपके जो एरिया है उसके एरिया के अंदर म्युनिसिपैलिटी ने कितना प्राइस डिसाइड किया उस एरिया की प्रॉपर्टीज़ का, तो म्युनिसिपल वैल्यू है जो कि म्युनिसिपल आपके एरिया में जो भी ग्राम पंचायत है वो लोग ये चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, कि उस एरिया की मार्केट में क्या वैल्यू है। अब जैसे मान लो कि आप कहीं पे अगर लैंड बिल्डिंग लेने जाते हो तो अब अगर उस एरिया में ज़्यादा लोग की पॉपुलेशन रहती है, अगर वहाँ पे मॉल्स वगैरह ज़्यादा हैं तो उस एरिया की जो वो है मार्केट वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जगह, उस जगह की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर साइड। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, ये हम इसलिए लेते हैं जिससे कि लोग अपना जो है टैक्स बचा रहे थे, टैक्स ना बचा पाए, इसलिए हमने इसको हायर लिया। इसका कॉन्सेप्ट वैसे बहुत डिटेल में है बट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा फास्टर मोड में करना पड़ेगा। देन उसके बाद जब हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर लेते हैं तो हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड रेंट, कि उस प्रॉपर्टी से जनरली हमें कितना एक्सपेक्टेड रेंट हमें रिसीव हुआ। ठीक, जब हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड रेंट फिर उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ये होता है कि जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स अपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो उनके मकान मालिक होते हैं वो अपने टेनेंट से काफ़ी सारा किराया जो है वो चार्ज करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर वो उनका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वो कितना किराया चार्ज करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो कुछ भी लोग किराया चार्ज करें 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, तो उन्होंने देखा कि हम एक काम करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो कि जिसका नाम था स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। आई थिंक यही है स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट।
तो इसके अंदर ये देखा जाएगा कि एक प्रॉपर्टी जो भी आप किराए पर दे रहे हो, इसका जो रेंट है वो लिमिटेड रहेगा, मतलब इससे ज़्यादा ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि ये बेंचमार्क है, इससे ज़्यादा आप ऊपर रेंट चार्ज कर ही नहीं सकते किसी भी पर्सन से। इतना फिक्स कर दिया तो आपको इतना रेंट जो है वो चार्ज करना ही पड़ेगा, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू ये चार्ज करिए। ये कहाँ होता है? ये होता है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट आया उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट ये रहा हमारा, स्टैंडर्ड रेंट ये रहा हमारा। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि विच एवर इज़ लोअर, जो भी चीज़ हमारी लोअर होगी, भले ही वो एक्सपेक्टेड रेंट हो, भले ही वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट हो, उसको हम लोअर लेंगे। देन उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी जो हमारी होगी RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट की, उस प्रॉपर्टी से हमारा एक्सपेक्टेड हमें कितना रेंट रिसीव हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा था, ARER, एंड नेक्स्ट इज़ ARR, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी है उसका हमें 1 साल के अंदर कितना रेंट रिसीव होता है, वो हमारी होती है ARR के अंदर, ठीक। अब इसमें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपने 12 महीने के लिए किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है कि उससे आपको 12 के 12 महीने का रेंट जो है रिसीव हो जाएगा। उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन से महीने में आपको जो है रेंट रिसीव नहीं हुआ, तो उसको आपको माइनस करना पड़ता है। देन आपके पास जो भी इनकम आती है कि अगर आपने रेंट के लिए नेट से 12 महीने के लिए दिया है, उसमें से आपको एक महीने का रेंट जो है आपको रिसीव नहीं हुआ, तो यानी कि आपको टोटली मोटे मोटे तौर पे 11 महीने का रेंट आपको रिसीव हुआ, ठीक। तो यानी कि आपको जो 11 महीने का रेंट रिसीव हुआ वो होता है आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल फिर हमारा आ जाता है अब जो हमारा होता है अनरियलाइज रेंट, हम इसको बोलते हैं, जिस महीने का आपको रेंट जो है वो रिसीव नहीं हुआ। अब हम इसको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को माइनस करने के लिए इनकम टैक्स में अलाउ कर देते हैं, बट इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इसके बाद फिर जब हमारे पास RER आ जाता है और हमारे पास ARR आ जाता है, ठीक, देन उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि दोनों में से हायर कौन है। अगर हमारा ARR हायर होगा या हमारा RER हायर होगा, उसमें से हम दोनों में से एक वैल्यू को कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज़ नोन एज आवर GAV, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इस तरीके से जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे के फॉर्मेट में आगे की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके उसको पुट करके हम अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को निकाल लेते हैं। So that's for this one, and thank you so much.